हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, मस्त, एनर्जेटिक, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स की बातचीत करेंगे जिससे एक मटेरियल की स्ट्रेंथ डिफाइन होगी। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। सन्नाटो सब्सक्राइब दबाओ यार, घंटियां घंटियां बजाओ है। ठीक, चलिए हम लोग मॉडल्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो चर्चा करी थी हुक्स लॉ की, उसे डिफाइन कर लेते हैं। सो व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ सेज दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट, इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या ये समझ में आया? पक्का। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको ई लिख दो, कैपिटल ई लिख दो। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही इस ई की यूनिट होगी, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्या मैं सही कह रहा हूं? सो दिस इज आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितने टाइप के होते हैं भाई साहब? वही पुरानी कहानी, 3 टाइप के होते हैं। जैसे अपने स्ट्रेस 3 टाइप के थे, कौन से रिवाइज कर लेते हैं? नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, थर्ड कौन सा था? बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस। स्ट्रेन 3 टाइप के, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा शियर स्ट्रेन, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सिमिलरली मॉडुलस भी 3 टाइप के। पहले वाला आएगा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। मान लो कि अपने पास एक रॉड है, ठीक है, इसके नीचे मैंने कुछ फोर्स लगा दी, एल लेंथ की थी, क्या हुआ? ये एक्सटेंड हो गई, थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, डेल्टा एल। हाँ कि ना यार? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो। तो यंग्स मॉडुलस डिफाइन किया गया, कैपिटल वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो रेशो होगी उसको यंग्स मॉडुलस कहा जाता है, विच विल बी एफ बाय ए डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल। इट मीन्स y इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। क्या ये समझ में आया? सो दिस इज यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कोई तकलीफ? पक्का, वेरी गुड, शानदार, छाप लिया जाए। छाप लिया, ठीक। सेकंड को बोलते हैं शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तुम नाम से पहचान ही गए होगे कि इसमें कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन लेना है। तो इसका जो सिंबल होता है वो ईटा होता है, ये सिंबल होता है। सिंबल क्या क्या ही है, कोई भी यूज कर लो, है ना, मेरा नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है सिंबल में। तो शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा गया, इट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। हाँ कि ना यार? मान लीजिए कि अपने पास एक बॉडी थी, इस पे मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाई, इसकी शेप कुछ ऐसी बन गई, तो कुछ थीटा एंगल आया, ये एक्स, ये एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। सो इट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस कितना लिखा जाएगा भाई? एफ बाय ए। शियर स्ट्रेन कितना लिखा जाएगा? थीटा। अरे हाँ कि ना यार? थीटा को एक्स बाय एल लिख सकते हो तुम। इज इट राइट? पक्का, वेरी गुड। सो दिस इज शियर मॉडुलस। कोई दुख तकलीफ? पक्का, वेरी गुड। थर्ड, बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस क्या होता है? इट इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि इससे वॉल्यूम कम ज्यादा होता है। मान लो कि ऐसा कुछ बलून था तुम्हारा, पानी के नीचे चले गए, एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, उसके कारण वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, मान लो एक्स्ट्रा प्रेशर P आ गया, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा डेल्टा P। वॉल्यूम का चेंज कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा V बाय V। अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा प्रेशर पॉजिटिव है, मतलब तुम प्रेशर लगा रहे हो, क्या वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा? कम होगा। तो डेल्टा V नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। इससे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, पर बल्क मॉडुलस नेगेटिव में थोड़ा ना रिप्रेजेंट होता है, उसके लिए हम एक खुद से नेगेटिव लगा लेंगे ताकि ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव आए। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाय माइनस डेल्टा V बाय V। बड़ा सिंपल है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन लेना है वो नाम अपने आप डिफाइन कर देगा। सो दिस इज बल्क मॉडुलस। किसी को कोई तकलीफ? पक्का, वेरी गुड। ध्यान से कहानी सुनना। देखो, बल्क मॉडुलस जितना अच्छा होगा, मतलब बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, क्या वॉल्यूम का चेंज उतना कम आएगा? हाँ कि ना? B जितना बड़ा, डेल्टा V उतना छोटा। डेल्टा V उतना छोटा मतलब बॉडी की कंप्रेस होने की कैपेबिलिटी उतनी कम, बॉडी कम कंप्रेस हो रही है। क्या ये समझ में आया? जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा, उसकी कंप्रेस होने की क्षमता कम। इज इट राइट? तो इसके ऊपर एक चीज, एक मतलब फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? बल्क मॉडुलस के अपोजिट, क्योंकि जिसका B ज्यादा उसका डेल्टा V कम। डेल्टा V कम तो कंप्रेस होने की क्षमता कम, तो कंप्रेसिबिलिटी कम। सो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय बल्क मॉडुलस। ये इसका रेसिप्रोकल ही होती है। क्या ये समझ में आया? अब तुम ये सोचो कि मान लो कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, उनके ऊपर कुछ तुम प्रेशर लगा रहे हो, कौन ज्यादा कंप्रेस होगा? गैस। हाँ कि ना यार? इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी गैस की ज्यादा होगी लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा होगी किससे? सॉलिड से। इसका मतलब बल्क मॉडुलस सॉलिड का ज्यादा आएगा और गैस का सबसे कम आएगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस। किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है? पक्का, वेरी गुड, शानदार, मजा आया। ध्यान देना, आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज करते हैं। यहां तक छाप लिया ना? ठीक। मान लीजिए कि अपने पास एक रॉड है ऐसे, ठीक। रॉड पे मैं फोर्स लगा दूं, क्या ये रॉड खिंच जाएगी? हाँ, खिंच जाएगी ये रॉड। कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, डेल्टा L का एक्सटेंशन। अगर ये रॉड खिंची तो क्या इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? अरे हाँ कि ना? इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या मैं इस रॉड को एक स्प्रिंग की तरह नहीं मान सकता हूं जिसपे मैंने फोर्स लगाई? ऐसा ही तो होता है, स्प्रिंग को खींचते उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। इज इट राइट? यस। सो लिखो रॉड एज अ स्प्रिंग, रॉड एज अ स्प्रिंग। देखो भाई साहब, हम लोग इस रॉड को खींचते हैं तो यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू F बाय A डिवाइड बाय डेल्टा L बाय L लिखा जाएगा। अभी अभी पढ़ा हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा जी। तो फोर्स को क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू YA बाय L। हाँ, ये हो गया F इंटू L बाय A इंटू डेल्टा L। तो F को लिखा YA बाय L इंटू डेल्टा L। सही लिखा मैंने। यहां पे देखो, अगर तुम्हारा स्प्रिंग डेल्टा L से एक्सटेंड हो जाए, क्या मैं F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा X लिखता हूं एक्सटेंशन? अरे हाँ कि ना?
अरे बोल सन्नाटे। तो यहां पे ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारा रॉड का K हो गया है? सो K इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। इसका मतलब मैं इस रॉड को एक स्प्रिंग मान सकता हूं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट वाई ए बाई एल आएगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। सो रॉड कैन बी assumed as a spring whose spring constant is y a by l. y Young's modulus, a is area of cross section, l is its length. कोई दुख तकलीफ नहीं है, वेरी गुड। तो अगर ये एक्सटेंड हुई है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, तो मैं उसी एनर्जी की चर्चा कर लेता हूं। तुम कैसे लिखते हो स्प्रिंग की एनर्जी? कैसे लिखते हो? हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना, यही लिखते हैं। के की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही लिखी? बहुत बढ़िया। y को मैं पुट कर लेता हूं। y को मैं क्या पुट करूं? y को मैं एफ एल बाई ए डेल्टा एल पुट कर लेता हूं। हाफ एफ एल बाई ए डेल्टा एल इंटू ए बाई डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? ओ सॉरी, यहां पे l था। हाँ, y की वैल्यू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, ये वाला a यहाँ पे, एल यहाँ पे, डेल्टा एल का स्क्वायर यहाँ पे। डेल्टा एल ने एक डेल्टा एल को मारा, एल ने एल को मारा, a ने a को मारा, इज इक्वल टू हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। क्या ये सही लिखा? दिस इज अ एनर्जी इन द रॉड, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। इज इक्वल टू हाफ, फोर्स को डिवाइड बाय एरिया कर दिया, इनटू एरिया कर दिया, डेल्टा एल बाय एल कर दिया, इनटू एल कर दिया। सही लिखा। फोर्स बाय एरिया क्या होता है? स्ट्रेस, हाफ इनटू स्ट्रेस। डेल्टा एल बाय एल क्या होता है? स्ट्रेन। एरिया इनटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। अरे समझ में आया? सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। कोई दुख तकलीफ नहीं है? पक्का नहीं है? वेरी गुड। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? मैं लेफ्ट वाला मिटा लूं थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये लिखा जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अरे हाँ कि ना यार, समझ में आया? ये क्या होता है? ये होता है एनर्जी की डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक। अच्छा, स्ट्रेस को मैं y इंटू स्ट्रेन भी तो लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं नहीं? स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। अरे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, हाँ कि ना? तो स्ट्रेस को मैं y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा हाफ y स्ट्रेन का स्क्वायर, हाँ कि ना? अच्छा, स्ट्रेन को मैं स्ट्रेस बाय y भी तो लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय y। कुछ भी लिख लो यार, एक ही बात है। एनर्जी डेंसिटी, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन। कोई दुख तकलीफ किसी को? पक्का समझ में आया? सो इट इज रॉड एज अ स्प्रिंग। उसके अंदर की सारी एनर्जी भी निकाल ली हमने, ठीक है ना? मजा आया? पक्का, वेरी गुड। इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये स्ट्रेंथ की, ये मॉडुलस की एप्लीकेशन क्या है? दो एप्लीकेशन तो मैं अभी सिंपल बताता हूं। इसको मिटा दूं? ठीक। जैसे कि तुमने सुना होगा कि भाई जो एक बिल्डिंग बनती है या एक ब्रिज बनता है, उसकी एक उम्र होती है। कहा जाता है कि 100 साल के बाद जी ये ब्रिज अब लायक नहीं है अपने। ऐसा क्यों? देखो, उसमें क्या होता है, किसी भी मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं, विद टाइम उसकी स्ट्रेंथ लूज होती है। जैसे मान लो कि आज कोई जो चीज है वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस झेल सकती है, 50 साल बाद वो इतना नहीं झेल पाएगी। वो हो सकता है कि वो 80 पे आ जाए या 70 पे आ जाए। मान लो कि भाई 70 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक मैं अलाउ कर सकता हूं। मान लो कि 50 साल में उसकी लिमिट 70 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, ठीक है? इसका मतलब 50 साल के बाद वो ब्रिज यूज करने लायक नहीं है, क्योंकि वो अब एक्सट्रीम केस पर पहुंच चुका है। इसके बाद नहीं यूज कर सकते, हाँ कि ना? ये एक फर्स्ट एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी। फर्स्ट, एज ऑफ ब्रिजेस, कि जो ब्रिज की एज होती है वो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाती है। सेकंड, हाइट ऑफ माउंटेन्स, हाइट ऑफ माउंटेन्स। देखो मान लो कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये रॉकी मटेरियल का बना हुआ है, तो यहां पे जो मटेरियल है उसके ऊपर तो बहुत लोड आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इस मटेरियल की कुछ लिमिट ना हो लोड लेने की, इसकी लिमिट होगी। अगर इससे ज्यादा लोड आ गया तो ये टूट जाएगा, तो इसके पहाड़ के नीचे वाला पार्ट टूट जाएगा, पहाड़ नीचे आ जाएगा। तो पहाड़ की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो रॉकी मटेरियल होता है ना, ये जिसका जो स्ट्रेस जो ले सकता है ये रॉकी मटेरियल, वो इट इज अप्रोक्स 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना स्ट्रेस ले सकता है। जो रॉक्स होती हैं, अप्रॉक्स बात कर रहा हूं, इसके अराउंड 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड ले सकता है। मैं पहाड़ को एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला मास मान लेता हूं, जिसकी डेंसिटी अप्रॉक्स, मिट्टी की डेंसिटी के अप्रॉक्स मान लेता हूं 3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक, अब ये जो प्रेशर होता है, इसका जो प्रेशर आएगा यहां पे वो होता है ρgh। तुमने शायद 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, ρgh प्रेशर आता है। तो यहां पे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, यहां पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया वो आ गया 3 × 10⁻³ रो, g को 10 ले लेता हूं, h को h ले लेता हूं, इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ h। अगर ये प्रेशर यहां तक जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि प्रेशर स्ट्रेस यहां तक जा सकता है, सो अलाउड स्ट्रेस इज 3 × 10⁸ इज इक्वल टू ρgh। तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ मीटर, यानी कि अप्रॉक्स 10 किलोमीटर। क्या ये समझ में आया? 10 किलोमीटर तक का पहाड़ हो सकता है, इसलिए तुम्हारा माउंट एवरेस्ट 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। 10 किलोमीटर के ऊपर पहाड़ जा ही नहीं सकता। अप्रॉक्स निकाला है हमने। समझ में आया? सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? पक्का? वेरी गुड। तो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट, और बढ़िया से करके जाओ, मस्त। सो अपना सॉलिड वाला पार्ट डन हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके फ्लूइड वाले पार्ट की चर्चा शुरू करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करो, मजे करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और घंटी बजाओ, ठीक है? ऑलराइट, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, सी यू।